हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम क्लासेस। मैं हूँ रुद्रानी चौहान और हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मटेरियल्स टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। और ये हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें हम यूनिट 1 का सब कुछ पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यूनिट 1 हमने जैसे सिलेबस में डिस्कस किया था पहले, इससे पिछली वीडियो में, कि यूनिट 1 में क्या क्या है हमें पढ़ना है, वो सब हम यूनिट 1 में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मोस्टली बिल्डिंग मटेरियल्स और इनका इंट्रोडक्शन, क्या होता है बिल्डिंग मटेरियल, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टोन्स का पूरा कंप्लीट कर लेंगे कि स्टोन्स का जितनी भी डिटेलिंग है, जो भी एक्सप्लेनेशन हमें देनी है, वो हम कर लेंगे। और आई विल ट्राई कि हम ब्रिक्स भी पूरा कंप्लीट कर लें इसमें, है ना। ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिशन, क्लासिफिकेशन, वो सब हम इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पहला तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो बिल्डिंग मटेरियल्स क्या है? वो मटेरियल्स जो आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ आते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप जिन जिन मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, वो सारे बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। अब बिल्डिंग मटेरियल में आप पढ़ क्यों रहे हैं? मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उससे आपको चाहिए क्या कि आपने वो पढ़ना शुरू किया है। मान लीजिए आप मार्केट जाते हो तो आपको पता होता है ना कि आप ये लेने जा रहे हैं, तो आप फिर उस शॉप पे जाते हो, वही सब देखते हैं। इस हिसाब से अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको उससे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि बाय द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे हमें कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल बिल्डिंग मटेरियल्स जितने भी हैं मार्केट में नोन, वो उन सब से आप अवेयर होने चाहिए। ये मेरा इंटेंशन रहेगा। आपको उसे इस तरीके से पढ़ना है कि कल को अगर आप साइड जॉब के लिए जाते हैं, या फिर आप पर्सनल कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं घर में, तो बीइंग सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पे यूज़ होना है या नहीं होना है ना। और दूसरी बात क्या है, कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस अवेलेबल है मार्केट में और कौन सी पॉपुलर है, ये सब हमें इस सब्जेक्ट के एंड तक पता होना चाहिए। फिर हम कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो आप कई जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, उनके ऑल्टरनेट क्या क्या हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। सर्विसेज क्या क्या हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया था कि आपको प्लम्बिंग सर्विसेज, वाटर प्रूफिंग, फायर रेजिस्टेंस, ये सब पता होना चाहिए। खैर, अगर बिल्डिंग मटेरियल के बताई मैंने आपको कि वो मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, टिम्बर, ग्लास, प्लास्टिक, प्लाईवुड, और भी बहुत सारे हैं। वो सारे मटेरियल्स जो हैं वो बिल्डिंग मटेरियल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब इस यूनिट 1 का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है स्टोन्स। आपने देखा होगा जो पुराने दिनों में जब भी कंस्ट्रक्शन होता था तो हम स्टोन का यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि इजीली अवेलेबल था, और तब तक ब्रिक का जो है कंस्ट्रक्शन पॉपुलर नहीं हुआ था। आपको वेस्ट में देखने को मिलता था, पर हमारे जैसी कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ में उतना कल्चर पॉपुलर नहीं था। ऑल्सो हमारे पास अवेलेबिलिटी थी स्टोन्स की, तो हम स्टोन का यूज़ करते थे। स्टोन क्या होता है? Stones are among the oldest building materials, widely used in construction due to their strength. इसकी वजह से आप स्टोन को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रखते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और एस्थेटिक अपीयरेंस। अभी भी आप ऐसा देखोगे, आपने मोन्यूमेंट्स देखे होंगे, जैसे ताजमहल हो गया, आपने कुतुब मीनार देखी होगी, और भी बहुत सारे जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, उसमें आपने देखा होगा वो सब स्टोन मेड है और कितने सुंदर दिखते हैं, बहुत ही एस्थेटिक होते हैं। इसलिए हम स्टोन का यूज़ करते थे। हमारे पास स्ट्रॉन्ग तो है ही भाई, पत्थर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब ये है कि इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए मैं आपको बाकी सारे बिल्डिंग मटेरियल्स का अगर एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि ब्रिक हो गया, टिम्बर हो गया, और भी मैं कुछ प्लाईवुड कह दूँ, ये सारे बिल्डिंग मटेरियल अगर पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि इनकी लाइफ कम हो जाती है। मान लीजिए आप कोई लकड़ी आपकी
50 साल चलने वाली थी, अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आ गई तो उसकी जो लाइफ है वो हमारी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन ऑन द वेरी अदर हैंड अगर आप स्टोन की बात करते हैं, घर में मार्बल लगता है, अगर आपका स्टोन पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो इकलौता, आई वुड से और भी होंगे, पर हमारी अवेलेबिलिटी में वो एक इकलौता बिल्डिंग मटेरियल है जिसकी लाइफ और बढ़ती है पानी में आने से। तो आप समझिए कि स्टोन कितना ड्यूरेबल है। और मैंने आपको बताया कि एस्थेटिक अपीयरेंस में यूज होता है। अब स्टोन क्या है, जैसे ब्रिक को, ईंट को बनाने के लिए हमारे पास भट्टे होते हैं, किल्न होता है। स्टोन क्या आर्टिफिशियली मेड है? नहीं, स्टोन नेचुरली मेड है। नेचर ने, प्रकृति ने आपको ला के दिया है और आपको स्टोन को यूज करना है। तो स्टोन कहाँ से मिलता है? चट्टानों से, खदानों से। उन खदानों में से हम स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, जिसे हम कहते हैं, जिस प्रोसेस से हम उन स्टोन्स की क्वेरिंग करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसे हम कहते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, हम मिनरल्स खानों में से निकालते हैं ना, माइनिंग करते हैं मिनरल निकालने के लिए, ऐसे ही हम क्वेरिंग करते हैं स्टोन्स को रॉक से निकालने के लिए। रॉक बेड से आप निकालते हो और फिर आपके लिए वो अवेलेबल हो पाते हैं स्टोन्स। तो क्वेरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्टोन्स फ्रॉम नेचुरल रॉक बेड्स। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा है? क्वेरिंग कहा है ना। और क्वेरिंग के क्या मेथड हैं? डिगिंग, हीटिंग, वेजिंग, ब्लास्टिंग। एक खदान जहाँ पे आपको पता है कि रॉक बेड्स प्रोवाइडेड हैं, मतलब नेचर ने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? अगर आपको स्मॉल अमाउंट में स्टोन्स चाहिए वहाँ से, तो आप डिगिंग कर सकते हो, सीधे खुदाई कर सकते हो। और अगर आपकी रॉक सरफेस पे ऊपर ही प्रेजेंट है, तब आप डिगिंग करके वहाँ से स्टोन्स एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? हीटिंग कर सकते हो या ब्लास्टिंग कर सकते हो। आपको बहुत बड़े अमाउंट में अगर स्टोन का एक्सट्रैक्शन करना है रॉक बेड से, तब आप ब्लास्टिंग करते हो। क्या करते हो? ब्लास्टिंग का क्या मतलब है? आपके पास जो भी अवेलेबल खदानें हैं स्टोन्स की, आप उसमें जाके ब्लास्टिंग मटेरियल डाल देते हो, गन पाउडर, मतलब और भी तरीके के ब्लास्टिंग मटेरियल होते हैं, वो हम जाके, जैसे कि ये आप पिक्चर में अगर देखोगे, आई होप ये विजिबल होगा, तो यहाँ पे क्या था? रॉक बेड थे हमारे पास, हमने ड्रिलिंग करके इसमें यहाँ पे अपना हमने ड्रिलिंग की ड्रिलिंग मशीन से, और हमने इसमें ब्लास्टिंग पाउडर डाल दिया जगह जगह पे, जितना हमको चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर इसको इग्नाइट कर दिया। इग्निशन के बाद क्या होता है? ये ब्लास्ट हो जाता है। तो जो एक बड़ा सा रॉक थी वो हमारी अब टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है। अब ये जब टूट गई तो ये आपके लिए यूज करने के लिए अवेलेबल हो गई। इस मेथड को हमने क्या कहा है? ब्लास्टिंग। वेजिंग, इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो ये हमारा रॉक बेड था, है ना, और इसमें मान लीजिए हमको इस प्लेन के अलोंग अपनी रॉक को हिस्सों में तोड़ना है, 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? हमने देखो ये टूल्स अपने इसमें पेनिट्रेट कर दिए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे। इससे क्या होगा? जब आप फोर्स, इसमें ये रहा हमारा हैमर, मैनुअली किया जा रहा है क्योंकि थोड़ा काम है, मशीन से भी करेंगे अगर हमको बड़े अमाउंट में चाहिए होगा तो। आप इस पे हैमरिंग करेंगे, यहाँ पे लोडिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा? इसमें क्रैक आ जाएगी और यहीं से ये रॉक अपने 2 हिस्सों में टूट जाएगी। ऐसे ही साइमल्टेनियस, ऐसे ही आप कंसिस्टेंटली 2 और हिस्सों में तोड़ देंगे और हिस्सों में तोड़ देंगे, और आपको जिस साइज में चाहिए उस साइज के लगभग बराबर का आपको स्टोन मिल जाएगा। तो क्वेरिंग क्या होता है? मैंने बताया आपको, स्टोन निकालने का तरीका है, प्रोसेस है, क्या क्या मेथड्स है, डिगिंग, हीटिंग, वेजिंग, ब्लास्टिंग। ये बस एक आइडिया देने के लिए आपको कि स्टोन कैसे आपको अवेलेबल हो रहा है मार्केट में, है ना। उसके बाद जब आपने क्वेरिंग कर ली, मान लीजिए आपने ब्लास्टिंग से स्टोन को एक्सट्रैक्ट आउट किया है ना, अब वो जो स्टोन आपके पास अवेलेबल है वो इरेगुलर शेप में है,
उसका साइज भी शायद हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा हो, तो आप क्या करते हो, आप उसको डायरेक्टली तो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन यूनिट बनाने के प्रोसेस को, मतलब आप उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि आप उसको फर्दर कंस्ट्रक्शन यूनिट के जैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए स्टोन मेसनरी करनी है, पत्थर की चिनाई करनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है उसको हम ड्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रेसिंग। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या है? प्रोसेस है किस चीज का? कटिंग का, शेपिंग का, फिनिशिंग का। जो रफ स्टोन है कहाँ से मिले हैं हमको? क्वेरिंग की थी ना हमने अभी रॉक्स की, वहां से जो रफ स्टोन मिला है उसको यूनिफॉर्म शेप साइज देने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको ड्रेसिंग ऑफ स्टोन कहते हैं। अब इसमें भी हमारे मेथड्स हैं स्टोन ड्रेसिंग के। सबसे पहले हमारे पास क्वेरी ड्रेसिंग, फिर हैमर, फिर थर्ड चिजल, फोर्थ पंच्ड, फिफ्थ टूल ड्रेसिंग, सिक्स पॉलिश्ड और सेवेंथ बुश हैमर ड्रेसिंग। देखो सबसे पहला मेथड क्या है? क्वेरी ड्रेसिंग। इसमें क्या मतलब है कि आपने जहाँ पे हमारी खदानें थी वहाँ पे क्वेरिंग करी, सपोज करो ब्लास्टिंग किया हमने, तो जो पत्थर मिला वो बड़े साइज का मिला। अब अगर आप इस बड़े साइज के पत्थर को ट्रांसपोर्ट करके साइड पे लेके जाओगे, अब आप इसको बड़े पत्थर को यूज तो कर नहीं सकते। साइड पे जाने के बाद अगर आप वहां पे उसकी ड्रेसिंग करते हो तो इससे हमारा नुकसान क्या हुआ? हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी पड़ी। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जहां पे हमने क्वेरिंग की है वहीं पे एक रेगुलर शेप, इतनी ऐसी शेप देने की कोशिश करते हैं कि जो पोर्टेबल हो, आप ले जा सकते हो आसानी से, और जो अल्टीमेटली आप यूज कर पाओ कंस्ट्रक्शन। तो इसको हम क्वेरी ड्रेसिंग कहते हैं, जो क्वेरिंग की साइड पे ही हो जाती है। उसके बाद हमारी होती है हैमर ड्रेसिंग। ये जब आपको पता चल गया आपके पास एक रेगुलर शेप में स्टोन आ गया कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहां पे आपको जिस साइज में चाहिए आप हैमर से तोड़ के उसको उतने साइज में वापस से तोड़ते हो, और उसको हम कहते हैं हैमर ड्रेसिंग। अब मान लीजिए हमारे पास ये वो पत्थर है ऐसा, है ना, तो इस पत्थर को हमने क्या करना है, एक वॉल ब्लॉक के जैसा यूज करना है, दीवार बनानी है। तो ये इतना जो नॉन यूनिफॉर्म है, आप इसको तो यूज नहीं कर पाओगे ना, तो हम क्या करते हैं, चिजल ड्रेसिंग करते हैं। मतलब चिजल क्या होता है? टूल होता है, छेनी होती है ना, उससे आप क्या करते हो, जो इसकी एक्स्ट्रा रेगुलर शेप है उसको कट डाउन कर देते हो, तो है ना ऐसा। अब ये हमारे पास ऐसे स्टोन हो गया, और जो भी एजेस बाहर निकल रहे हैं उसको आप एक हद तक यूनिफॉर्म करने की कोशिश करते हो। वो क्या, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, चिजल ड्रेसिंग। फिर पंच्ड ड्रेसिंग हो गई, इसमें क्या आप मशीन का यूज कर रहे हो। फिर टूल्ड ड्रेसिंग, और इसको स्मूथ करने के लिए हम टूल ड्रेसिंग का यूज कर रहे हैं, टूल ड्रेसिंग मेथड यूज कर रहे हैं। फिर होगी पॉलिश्ड ड्रेसिंग, मतलब अब बहुत ही यूनिफॉर्म शेप में आपको ये स्टोन मिल गया है, और अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी सरफेस को यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कहीं पे गड्ढे ना हो, है ना, कहीं पे इस स्टोन में गड्ढे ना रह गए हो, या फिर कोई छोटा मोटा पॉइंटिंग बाहर ना हो रही हो, उसको हटाने के लिए आप पॉलिश ड्रेसिंग करते हो। सबसे अब ये जो लास्ट मेथड है, इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप उसकी सरफेस को कार्व कर रहे हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो ये रहा हमारे पास स्टोन, और अगर आपको दिख रहा होगा तो बहुत ही बारीक काम इस पे कर रहे हैं, आप उस पे कार्विंग करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कि आपको दीवार पे आपको इस स्टोन को एक दीवार के लिए यूज करना है, और वो दीवार पे आपको टेक्सचर चाहिए, जो टेक्सचर है वो इस लास्ट मेथड में होता है। आई होप आपको ड्रेसिंग ऑफ स्टोन समझ आया होगा, एक बेसिक आइडिया आया होगा कि ड्रेसिंग स्टोन की कैसे होती है। अब आपके पास ये स्टोन जो है वो अवेलेबल हो गया साइट में यूज करने के लिए। चलो अब हम नेक्स्ट, अब जो हम स्टोन यूज करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे, है ना। तो जो क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअली रॉक्स की क्लासिफिकेशन है। मतलब जो अब क्या है कि जो स्टोन से रॉक से जब हमने स्टोन एक्सट्रैक्ट किया है तो वहाँ पे उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है। तो अगर रॉक को हमने क्लासीफाई कर दिया, इसका मतलब
उससे मिलने वाला स्टोन भी क्लासीफाई हो गया। इसका आइडिया ऐसा है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक 3 बेसिस पे होती है, जियोलॉजी के बेस पे, फिजिकल बेसिस पे और केमिकल बेसिस पे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है रॉक्स की, तो वो हमारी 3 तरीके से है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन रॉक से निकलने वाले स्टोन भी क्या कहलाएंगे, रिस्पेक्टिव इग्नियस स्टोन, मेटामॉर्फिक स्टोन और सेडिमेंट्री स्टोन, है ना। सिमिलरली फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर मैं करूं तो स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फोलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब होता है कि परत दर परत, लेयर बाय लेयर अगर आपका रॉक बेड बना हुआ है तो उससे जो स्टोन मिलेगा वो भी ऐसे ही होगा, लेयर वाइज, तो उसको आप बोल देगा स्ट्रेटिफाइड। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, अनस्ट्रेटिफाइड होगा, है ना। और केमिकल कंपोजिशन मतलब सिलिशियस, अर्जिलिशियस और कैलकेरियस। केमिकल मतलब कि वो कंपोनेंट जिनसे मिलकर रॉक बनी है, अगर वो आपकी सिलिका से मिलकर बनी है तो वो सिलिशियस रॉक है, और इस सिलिशियस रॉक से मिलने वाले स्टोन को आप सिलिशियस स्टोन बोलोगे। इसके एग्जाम्पल आई विल टेल यू लेटर। सिमिलरली अगर उसमें जो मेन केमिकल कंपोजिशन है वो क्ले का है तो आर्जिलिशियस हो जाएगी वो रॉक आपकी, और अगर कैल्शियम है तो कैलकेरियस रॉक हो जाएगी, और इस कैलकेरियस रॉक से मिलने वाला स्टोन कैलकेरियस स्टोन होगा। अगर मैं आपको इग्नियस की डेफिनेशन बताऊं तो आपने सुना होगा लावा, जब आपने देखा होगा कि जब लावा निकलता है तो उसके बाद वो ठंडा होने के बाद अपने आसपास वाले एरिया में जम जाता है ना। वो जमने के कई सालों बाद, बहुत सालों बाद जाके वो रॉक की फॉर्म ले लेता है। उस लावा से बनी जो रॉक हैं उनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक, और इनसे मिलने वाले स्टोन इग्नियस स्टोन। अब क्या है, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या हुआ कि किसी भी मीडियम, मेजरली वाटर मीडियम से अगर आपकी जो आई वुड से सॉइल पार्टिकल्स या फिर रॉक पार्टिकल्स अगर बह के आ जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, ठीक है, एक लेयर बन गई, कुछ समय बाद क्या होगा, एक और लेयर बनेगी, वहां पे आके सेम फ्लो किसी मीडियम के थ्रू फ्लो होंगे पार्टिकल्स और वहां पे आके सेटल डाउन हो जाएंगे। ऐसे परत दर परत करते चले जाएंगे, और जो नीचे वाली परतें होंगी वो उन पे क्या होगा, ग्रेविटी काम करने लगेगी, बहुत हैवी वेट काम करने लगेगा और वो रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगी। इन रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ये जो स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड है ये एक्चुअली में इसका सब क्लासिफिकेशन है ना। और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हो गई, जब इग्नियस रॉक की वेदरिंग होती है, मतलब इग्नियस रॉक जमा बन गई, उसके बाद उस पर वेदर का इफेक्ट पड़ता है। क्या क्या हो सकता है, आई वुड से मॉइस्चर, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब का जब इफेक्ट उस रॉक पे पड़ता है तो वो इग्नियस रॉक ही कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में। और ये मेटामॉर्फिक रॉक से जब आप स्टोन निकालेंगे तो उसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक स्टोन, है ना। तो ये एक आपका ब्रीफ सा क्लासिफिकेशन है रॉक्स का। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टोन का क्लासिफिकेशन लिखना है, ये सेम ही आपको लिख के आना है। देन देखो, अभी जो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करा है, स्टोन्स, अगर जियोलॉजिकल आपने क्लासिफिकेशन बेसिस रखा है तो ये जो स्टोन है इग्नियस स्टोन हो सकता है, सेडिमेंट्री हो सकता है, मेटामॉर्फिक हो सकता है। और इग्नियस स्टोन के एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलेराइट, और भी एग्जाम्पल है, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे रखे हैं, है ना। और फिर क्या है कि आपने अब सिमिलरली सेडिमेंट्री में हमारे पास है सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है और शेल है, और एटसेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट लिखे। मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं, मार्बल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप घर में देखते हैं, फ्लोरिंग हम मार्बल से कराते हैं। स्लेट, क्वार्ट्जाइट, नीस,
ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक का। अच्छा और क्या है, अब देखो आपके पास जो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब ये जो स्टोन आपके पास है, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। हो सकता है कोई स्टोन सॉफ्ट है, कोई हार्ड है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी आप इनको उसी तरीके से यूज करेंगे, उसी जगह पे यूज करेंगे जहां पे इनकी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए जो इग्नियस रॉक है वो फाउंडेशन, ब्रिज और हैवी वर्क के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि अच्छी स्ट्रेंथ रखता है ना। तो इग्नियस स्टोन कौन कौन से, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इन सबको आप कहाँ पे हेवी वर्क के लिए यूज कर सकते हो। सिमिलरली सेडिमेंट्री रॉक, जिसका एग्जांपल मैंने आपको सैंडस्टोन, लाइमस्टोन बताया, ग्रेनाइट शेल बताया, उसको आप मेसनरी के लिए, चिनाई के लिए यूज कर सकते हो, वॉल क्लेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। ऐसे ही मेटामॉर्फिक में मैंने आपको मार्बल का एग्जाम्पल बताया। देखो तो मार्बल आप कहाँ पे यूज करते हो, फ्लोरिंग के लिए यूज कर सकते हो, रूफिंग के लिए, डेकोरेटिव वर्क के लिए, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज कर सकते हो। अब अगर फिजिकल बेसिस है क्लासिफिकेशन का, तो उसके दो टाइप मैंने आपको बताए थे, स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड, है ना। तो जो स्ट्रेटिफाइड है उसका एग्जाम्पल आपके पास है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। अनस्ट्रेटिफाइड का एग्जाम्पल आपके पास है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अब आप कहोगे कि बेसाल्ट तो मैम यहाँ पे भी है और सैंडस्टोन तो मैम सेडिमेंट्री भी है, तो बेटा वो क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं। अब सेडिमेंट्री जो है वो मैंने भी आपको बताया था दो टाइप में होती है, क्या, एक तो स्ट्रेटिफाइड और दूसरा अनस्ट्रेटिफाइड, है ना। तो स्ट्रेटिफाइड का फिर वही एग्जांपल हो गया सैंडस्टोन, है ना। तो जो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन है आप वॉल मैसनरी में यूज कर सकते हो, पेविंग में यूज कर सकते हो, पेवमेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हो। ग्रेनाइट आप कहाँ पे, कॉलम में, कॉलम आपने देखा होगा ना कि जैसे जो रूफ है, छत है हमारी, छत का जो लोड होता है वो बीम पे आता है, बीम वो लोड को कॉलम्स पे ट्रांसफर करती है, और जो वर्टिकल मेंबर्स हैं जो बीम का लोड ट्रांसफर कर रहे हैं उनको हम कॉलम कहते हैं, और वो कॉलम फिर नीचे फाउंडेशन पे लोड को ट्रांसफर कर देते हैं, और फाउंडेशन अल्टीमेटली ग्राउंड पे ट्रांसफर कर देती है ना। और फिर हमारे पास केमिकल में देखो हमारे पास सिलिशियस है। सिलिशियस मतलब जिसका मेजर कंपोनेंट जो होगा वो सिलिका होगा। इसका एग्जांपल हमारे पास ग्रेनाइट है, क्वार्ट्जाइट है, सैंडस्टोन है। और कहाँ कहाँ पे आप यूज करते हो, स्ट्रक्चरल वर्क के लिए यूज करते हो, रोड एग्रीगेट, यहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा, तो जो ग्रिट या ग्रेवल यूज हो रही है वो सिलिशियस टाइप की है। के बाद आपके पास कैलकेरियस में आप देखो लाइमस्टोन या मार्बल कहाँ कहाँ पे यूज करते हो आप, फ्लोरिंग में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लाइमस्टोन का यूज होता है। क्यों? क्योंकि जब सीमेंट आप बनाओगे तो आपको वहां पे लाइम लगेगा। लाइम कहाँ से लेंगे, कोई नेचुरली अगर आपके पास सब्सटेंस ऐसा है जो लाइम प्रोवाइड करा सके तो वो लाइमस्टोन है। कैलकेरियस है तो हम उसका यूज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। ऐसे ही हमारे पास है आर्जिलिशियस, और आर्जिलिशियस हमारे पास क्या हो गया कि इसका एग्जांपल हो गया हमारे पास स्लेट, शेल, और इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, रूफिंग टाइल में और वॉल फेसिंग में, मतलब सामने वाली दीवार के लिए आप यूज कर सकते, ऐसी वॉल जो जिसका सामने वाली सरफेस है वहां पे आप इन वाले स्टोन्स को यूज कर सकते हैं। अच्छा अब आप जो आपको मार्केट में जो भी स्टोन्स अवेलेबल हैं, अब वो हर स्टोन हर जगह पे तो यूज नहीं कर सकते। कौन से स्टोन कहाँ पे यूज करना है उसके लिए आपको उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और जो स्टोन आप यूज कर रहे हो वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्वालिटीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप उस पर लोड लगाएंगे तो वो क्रश नहीं होना चाहिए। कितना लोड लगाने पे क्रश नहीं होना चाहिए वो पता चलेगा उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ से, है ना। तो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की वो 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी। मान लीजिए आपके पास 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये एरिया जो है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। इस पे अगर आप 1000 kg का लोड रख देते हैं
तो वो लोड से ये क्रश नहीं होना चाहिए, तब जाके आप बोलोगे कि एक अच्छा गुड बिल्डिंग स्टोन है ना। फिर आपके पास उस अपीयरेंस अगर आप देखो तो दैट शुड बी यूनिफॉर्म, कोई उबड़ खाबड़ कोरिगेशन नहीं होने चाहिए उसमें, जो सरफेस है दैट शुड बी यूनिफॉर्म। ड्यूरेबिलिटी, वैसे तो इन जनरल स्टोन्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, पर ड्यूरेबिलिटी में हम क्या चेक करेंगे कि वो हीट, कोल्ड या फिर ऑल्टरनेट वेट ड्राई के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जिसपे कभी पानी आता है कभी वो सूखा रहता है, हीट रहती है, तो उसके अगेंस्ट भी वो ड्यूरेबल होना चाहिए, रेजिस्टेंस शो करे, ऐसा होने पे वो खराब ना हो जाए। तो ऐसा स्टोन जो रेजिस्टेंस शो करेगा वो गुड बिल्डिंग स्टोन होगा। और हाई विट वेलोसिटी से वो डिटोरिएट नहीं होना चाहिए, खराब ना हो जाए, है ना। फिर जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर शुड बी शार्प, क्लीन, क्लियर। मैंने आपको बताया था कि जब आप रोक्स से दो बराबर उसमें तोड़ते हैं ना, रोक बेड को आप स्टोन्स में तोड़ते हो, तब आप उसमें फ्रैक्चर वेजिंग से करते हो, तो दैट शुड बी शार्प, ताकि वो जो लेयर है वो टूटे नहीं। उसके बाद जो हार्डनेस, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज हार्डनेस, मतलब कि जो स्टोन आप यूज कर रहे हो दैट शुड बी हार्ड इनफ। अब जो हमने बोला था कि स्ट्रॉन्ग और हार्ड में देयर इज अ डिफरेंस। हार्डनेस का मतलब ये है कि आप जो स्टोन यूज कर रहे हैं ना, उसको स्क्रैच नहीं होनी चाहिए उस पर। मान लीजिए आप कोई टूल यूज कर रहे हैं या फिर उस पर कोई एक्शन आ रहा है, कर रहे हो आप, तो उसकी सरफेस डिटोरिएट नहीं होनी चाहिए, उसको आप बोलोगे कि वो जो स्टोन है वो हार्ड इनफ है। और कैसे पता चलेगा कि अगर आपकी हार्डनेस जो है 17 से ज़्यादा है, तब आप बोलोगे कि वो स्टोन एक हार्ड स्टोन है। और अगर आपकी 14 से 17 की स्केल पे अगर उसकी हार्डनेस है तो आप बोलोगे ये मीडियम हार्ड स्टोन है। एंड अगर आपके पास कोई स्टोन ऐसा है जिसकी हार्डनेस 14 से कम है, तब आप उसको पुअर स्टोन बोलोगे, और ऐसी जगह पे यूज नहीं करोगे जहां पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा हो लोड का, है ना। फिर उसके बाद बियर, परसेंटेज बियर 3% से कम होना चाहिए एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन का। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रेजिस्टेंस टू फायर। फायर रेजिस्टेंस, नॉर्मली स्टोन फायर रेजिस्टेंट ही होते हैं, आग तो नहीं लगेगी, पर कहने का मतलब ये है कि अगर फायर की कांटेक्ट में स्टोन आ रहा है तो वो एक लो टेम्परेचर पे हीट आउट नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम सैंडस्टोन बोले, आर्जिलिशियस स्टोन्स जितने भी हैं वो सारे फायर रेजिस्टेंट होते हैं। देन जो एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन है उसका टेक्सचर कैविटी फ्री होना चाहिए, क्रैक्स फ्री होना चाहिए और पैचेस फ्री होना चाहिए। कैविटी मतलब उसमें कोई भी ग्रूव्स नहीं होने चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्रैक्स प्रेजेंट हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि जब लोड आप उस पर डालेंगे स्टोन पे तो वो उन क्रैक्स के ही अलोंग फ्रैक्चर कर जाएगा, टूट जाएगा, अल्टीमेटली खराब हो जाएगा। तो उसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि कैविटी ना हो, है ना। देन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 8.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि जो स्टोन है उसका सेल वेट बहुत ज़्यादा होता है। सॉइल की ग्रेविटी कितनी होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 समथिंग, हल्का मटेरियल हुआ। 8.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब स्टोन अपने आप में हैवी मटेरियल है। देन वाटर एब्जॉर्प्शन, अगर आप एक स्टोन को पानी में इमर्स करके 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हो, अगले दिन आप उसको देखते हो कि उसने पानी कितना एब्जॉर्ब किया, तो वो 0.60 यानी कि 60% बाई इट्स वेट उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, वरना आप उसको एक अच्छे स्टोन की कैटेगरी से बाहर कर दोगे। देन सीजनिंग, सीजनिंग क्या चीज़ है कि आपने जब भी स्टोन की क्वेरिंग करी है तो आप तुरंत से उसको यूज़ नहीं करते हो, उसको आप टाइम देते हो। जो हमारा नेचर है उसमें प्रेजेंट फोर्सेस कौन कौन सी, टेम्परेचर, प्रेशर, इनसे फेमिलियर होने के लिए, और
आप उसको उस प्रोसेस को कहते हो सीजनिंग। कम से कम 6 से 12 महीने यानी कि 6 महीने से 1 साल तक का समय आप किसी स्टोन को बिल्डिंग में यूज करने से पहले खुले में छोड़ते हो, उसको सीजनिंग बोलते हैं। और आपका जो बिल्डिंग स्टोन है वो टफ इनफ होना चाहिए एक स्ट्रक्चर में यूज करने के लिए। कितना टफ? टफनेस इंडेक्स उसका अगर 13 से कम है, इसका मतलब है कि आपका स्टोन टफ नहीं है। अगर वो 19 से ज्यादा है, इसका मतलब आपका स्टोन हाई टफनेस शो करता है। और अगर 13 से 19 के बीच में है तो आपका स्टोन मॉडरेट टफनेस का है। ये सारी कुछ क्वालिटीज थी एक अच्छे बिल्डिंग स्टोन की, जो कि आप यूज करने से पहले देखेंगे। देन ये तो सारा था स्टोन के बारे में, बहुत ही छोटा टॉपिक है। और जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस यूनिट का वो है हमारा ब्रिक। अब जैसे जैसे आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, स्टोन को आप पीछे छोड़ते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि स्टोन की जो ड्रेसिंग होती है वो बहुत महंगा प्रोसेस है, मैनुअल है। कोई भी चीज़ जो मैनुअली होती है, एक चीज़ तो ये है कि उसका टाइम जो है बहुत ज़्यादा ले लेती है वो। उसके बाद मैनुअल का मतलब है लेबर कॉस्ट भी आएगी, है ना। मशीन से आप काम करते हो तो फिर वो जल्दी हो जाता है और इकोनॉमिकल भी होता है। इन सब डिसएडवांटेजेस की वजह से ऑल्सो क्या है कि स्टोन जो है ना वो हैवी है, तो आप हर जगह पे यूज़ भी नहीं कर सकते। उसकी ट्रांसपोर्टेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट करने में भी दिक्कत होगी। तो इन सब डिसएडवांटेज की वजह से हम एक नए बिल्डिंग मटेरियल की तरफ बढ़े जिसका नाम है ब्रिक। कॉमनली है, आपने देखा होगा, कॉमनली यूज्ड मटेरियल है ब्रिक। क्या है? वन ऑफ द कॉमन बिल्डिंग मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय मोल्डिंग क्ले इन रेक्टेंगुलर मोल्ड। सांचे होते हैं, क्ले को उसमें आप मोल्ड कर देते हो और फिर क्या होता है कि यूनिफॉर्म साइज में आप उसको मोल्ड करने के बाद ड्राई करते हो और बर्न करते हो किल्न में। अगर मैं आपसे कहूँ इंडिया में ब्रिक जो है उसका साइज क्या होता है, तो जो एक इंडिया के हिसाब से मतलब BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी साइज का जो हमारे ब्रिक का जो नॉमिनल साइज होना चाहिए दैट शुड बी 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। और जो मॉड्यूलर साइज है ब्रिक का दैट इज 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। मतलब कि जो लंबाई है दैट शुड बी 19 सेंटीमीटर, जो हाइट है दैट शुड बी 9 सेंटीमीटर और जो उसकी विड्थ है दैट इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर। और ये जो नॉमिनल मतलब जो एक्स्ट्रा 10 mm आ रहा है ये एक्चुअली क्या है, मोर्टार की थिकनेस है। मतलब आप जब चिनाई कर रहे होंगे तो सीमेंट से चिनाई करते हो ना आप, तो वो जो मोर्टार की थिकनेस है वो 10 mm हमने इसमें इंक्लूड कर दी है, उससे इसका नॉमिनल साइज बना है। अभी एक पिक्चर, रियल लाइफ पिक्चर दे रखी है ब्रिक की, आप सब फैमिलियर होंगे, आई एम वेरी श्योर। और अगर आप देखोगे तो ये जो ब्रिक के बीच में ग्रूव होता है, एक गड्ढा होता है ना, तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं फ्रोग। इस फ्रोग की डायमेंशन भी स्पेसिफिक है। आप इसको कितनी लेंथ और कितनी विड्थ के साथ यूज करोगे, कितनी गहराई होगी, ये भी पहले से डिसाइडेड है। कौन डिसाइड करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। इसकी साइज होती है 10 × 40 × 10, सॉरी 100 × 40 × 10, मतलब कि 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई और 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई और इसकी जो गहराई है दैट इज 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये करा क्यों गया? आपने अगर इस पे देखा होगा, आपने रियल लाइफ ब्रिक देखी होगी, तो उसमें कुछ अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इसको अपने एडवर्टीजमेंट की तरह यूज भी करती है, वो अपने नाम लिख देते हैं इस पे ब्रिक में। ऑल्सो जो इसका इंजीनियरिंग पर्पज है वो कुछ और है। क्या है? ये एक्चुअली में की प्रोवाइड करता है। किसकी की है? आप जब एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक ले ऑफ करते हो मोर्टार के साथ में, तो ये इसको एक ग्रिप प्रोवाइड करता है। जो मोर्टार है वो इस ग्रूव में फंस जाता है और आपको एक अच्छी ग्रिप देता है एक ईंट की दूसरी ईंट से। तो जब आप मैसनरी करोगे उसमें उसकी स्ट्रेंथ इस ग्रूव पे, इस फ्रॉग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो फ्रॉग एक्चुअल में क्या है? एक डिप्रेशन है जो ईंट के केवल एक तरफ प्रोवाइड करा जाता है टू इम्प्रूव बॉन्ड बिटवीन ब्रिक एंड मोर्टार।
ईंट और मोर्टार के बीच के बॉन्ड को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। साइज मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, ब्रिक बनती कैसे है? जैसे अभी डेफिनेशन में पढ़ा था कि क्ले को मोल्ड करके हम ब्रिक बना रहे हैं। कुछ स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप है ब्रिक फॉर्मेशन की? सबसे पहले आप क्ले का प्रिपरेशन करोगे, मतलब कि जो ब्रिक है वो क्ले से बन रही है, सॉइल से, मिट्टी से बन रही है, तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जैसे मिट्टी तो नेचुरली अवेलेबल है, तो आपने जिस जगह से मिट्टी उठाई है, मतलब क्ले जहाँ से ली है, उस पे भी आपको क्या करना होता है, उस सरफेस को सबसे पहले जो मान लीजिए उस पर घास है या फिर कोई इम्प्योरिटी है, कुछ बेकार चीज़ें पड़ी हुई हैं, फॉरेन मटेरियल कोई पड़ा है जो हमारे काम का नहीं है, आपको उसको एक्सट्रैक्ट आउट करना होता है, बाहर हटाना होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं अनसोइलिंग। फिर आप क्या करते हो, डिगिंग करते हो, खोदते हो उस सरफेस को जहाँ से हमें क्ले निकालनी है। फिर वो जो आपने क्ले बाहर निकाल ली उसको आप क्या करते हो, क्लीन करते हो। कैसे? सीविंग वगैरह से। मान लीजिए उसमें ग्रिट नहीं हो, बजरी नहीं हो कोई, या फिर कोई और प्लास्टिक मटेरियल कुछ नहीं है, तो आपने उसको सीविंग कर ली। उसके बाद आप उस क्ले को कुछ समय के लिए छोड़ देते हो। कहाँ पे? जहाँ से आपने एक्सट्रैक्शन किया है उसी साइड पे आप उसको छोड़ देते हो वेदरिंग के लिए। वेदरिंग क्या मतलब? फिर अगेन वही चीज़ है कि आप वो नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर के कांटेक्ट में आ जाती है। उसके बाद आप क्या करते हो, ब्लेंडिंग करते हो। ब्लेंडिंग क्या है भाई? ब्लेंडिंग का मतलब है मिलाना। वो जो क्ले है उसको यूनिफॉर्म मिलाना ब्लेंडिंग कहलाता है। फिर आप उसकी टेम्परिंग करते हो, पगिंग करते हो। कैसे है दैट आई विल टेल यू। तो जो टेम्परिंग एक्चुअली में क्या होता है, टेम्परिंग और पगिंग हमारे पास मशीन्स होती हैं। तो जो ब्रिक अगर आप बना रहे हो ना, तो उसमें क्ले, मैंने कहा कि क्ले से बनती है, पर उसके अलावा भी उसमें मटेरियल्स होते हैं जो माइनर फॉर्म में होते हैं। वो जो मटेरियल उनका यूनिफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। एक बार पाउडर फॉर्म में मिल गया, उसमें आप पानी मिलाओगे, वो जो पानी मिलाने वाला प्रोसेस है वो टेम्परिंग या पगिंग कहलाता है। और ये पगिंग मिल, वो मशीन जो उसको पगिंग मिल कहते हैं। जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से हम क्ले को गूंथते हैं या पगिंग करते हैं उसकी। अब आपके पास एक पेस्ट फॉर्म में बन के तैयार है क्ले, और उसकी आप करते हो मोल्डिंग। मोल्डिंग मतलब उसको आप साइज देते हो। कितना साइज? अभी बताया था 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर का। तो हमारे पास मोल्ड उसी साइज के होते हैं। अब मोल्डिंग करने के भी हमारे पास तरीके हैं। हैंड मोल्डिंग मतलब आप हाथों से मैन्युअली करते हो आप, और मशीन मोल्डिंग। अगर आपको अपना टाइम बचाना है और एक जल्दी, और आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तब आप मशीन मोल्डिंग करते हो। इंडिया में हम हैंड मोल्डिंग ही देखते हैं। हैंड मोल्डिंग का मतलब क्या है कि कोई मैन्युअली लोग उस सांचे में क्ले को भरते हैं, निकालते हैं सूखने के बाद में, इस तरीके से। और ये जो हैंड मोल्डिंग है ये भी दो तरीके से होती है, ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। नाम बता रहा है कि अगर आपने साइट पे ग्राउंड में ही किया है तब ये होती है ग्राउंड मोल्डिंग, और अगर आपने टेबल पे किया मतलब लैब में किया तो तब आप इसको बोलते हैं टेबल मोल्डिंग। टेबल मोल्डिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, मतलब उसका जो साइज है जितना हमने BIS ने बताया है उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होता है। ग्राउंड मोल्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, पर वो टॉलरेंस हमें दे रखी है कि आप उतना टॉलरेट कर सकते हो उतना साइज में। फिर मशीन मोल्डिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मशीन मोल्डिंग। हमारे पास मशीन लगी हुई है, यहाँ से आप क्ले फीड करोगे और वो शेप में बन जाती है। और ये राइट साइड में है हैंड मोल्डिंग। हैंड में भी कौन सी मोल्डिंग है? ये ग्राउंड मोल्डिंग। आप ग्राउंड में कर रहे हो तो देखो ये हमारे पास मोल्ड है, सांचा है, और ये क्ले है, इसमें आप फीड करोगे क्ले, और ये जैसे आप देख रहे होंगे एक एक पीस अपना बन के तैयार होता रहता है, और यहीं पे ये एयर ड्राई होता रहता है। हाँ, तो फिर आपने मोल्ड कर लिया और साइड पे आपने लगा। मशीन मोल्डिंग के प्रोसेस हैं ये एक्सट्रूशन और प्रोसेस और मोल्डिंग बाय प्रेसिंग। ये इतना कॉमन नहीं है इंडिया में, पर आपको पता होना चाहिए कि नाम क्या क्या है। तीसरा हमारे पास है, थर्ड स्टेप जो हमारी आती है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक में, वो है ड्राइंग।
अब आपने मोल्ड कर लिया, आप क्या करोगे, ब्रिक को एयर ड्राई करोगे। मतलब कि जहाँ पे फील्ड में बनाई थी आपने, या मान लीजिए आपने लैब में भी बनाई थी, तो भी उसको आप एयर ड्राई करोगे। कितने दिन के लिए, 7 से 14 दिन के लिए। और उसके बाद जब एयर ड्राई हो जाएगी तो आफ्टर 14 डेज आप उसको किल्न में भेज दोगे बर्निंग के लिए, जहाँ पे ईंट की पकाई होती है और उसको स्ट्रेंथ मिलती है। अच्छा, इस जो हमारी ड्राइंग प्रोसेस है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर आपने वो जो आपकी गीली ईंट थी वो तुरंत से आपने किल्न में फीड कर दी होती, तो उससे होता क्या कि जो सरफेस है ना वो क्रैक्स डेवलप कर देती, क्योंकि जो पानी है वो तुरंत से, जो क्ले में पानी था वो तुरंत से इवापोरेट करने की कोशिश करता, और इवापोरेट कैसे होगा, बाहर कैसे निकलेगा, क्रैक्स के थ्रू, और हमारी ब्रिक जो है डैमेज हो जाती। तो हमने क्या किया, एयर ड्राई किया, पानी धीरे धीरे निकल रहा है जिसकी वजह से क्रैक फॉर्म नहीं हो रही है। फिर एक बार ऐसा पानी हमारा जो फ्रीली अवेलेबल था वो इवापोरेट कर गया, उसके बाद हम उसे किल्न भट्टे में भेजते हैं और उसकी बर्निंग होती है इस टेम्परेचर पे 900 से 1100 1200 डिग्री सेल्सियस तक। ये आपने देखा होगा इंडिया में कॉमन किल्न में, ये किल्न है, किल्न चिमनी है एक्चुअली में ये, और यहाँ पे एयर ड्राइंग हो रही है। अच्छा, किल्न भी हमारे पास, किल्न के टाइप्स हैं हमारे पास। इंडिया में जो बहुत ही आपको कॉमनली देखने को मिलेगा वो है बुल ट्रेंच किल्न, और कहीं मैंने आपको ये स्केच दिखा रखा है। जो किल्न है वो हमारे 4 टाइप के होते हैं, क्लैम किल्न, बुल्स ट्रेंच किल्न, हॉफमैन और टनल किल्न। क्लैम किल्न आपको अगर कोई पोर्टर आपने देखा होगा, कुम्हार होते हैं, तो आपके घर में अगर कोई मिट्टी का यूटेंसिल है या फिर आई वुड से आप दिवाली पे दिया वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें वो जो जिस किल्न में पकता है वो नॉर्मली क्लैम्प किल्न होता है, और ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है। आप हमेशा इसको यूज़ नहीं कर रहे होते, जब ज़रूरत है आपने यूज़ कर लिया फिर बंद कर दिया। लो कॉस्ट है, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि इसमें बर्निंग इवन नहीं होती, कि आपने जो मटेरियल जिसकी बर्निंग करनी है वो आपको यूनिफॉर्म नहीं पकाई करके देगा। ऑन द अदर हैंड जब हमारे पास बुल ट्रेंच किल्न आए तो वो इनका पर्पस ही ये था कि ये ईंट बनाने के लिए काम आएंगे, तो हमने इसकी कंस्ट्रक्शन भी कुछ इसी तरीके से करी। और ये क्या है, इनका प्रोसेस कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब आप कच्ची ईंट डालते जाते हो, पक्की ईंट बाहर निकालते रहते हो, ये बैचेस में काम करता है। और इंडिया में बहुत कॉमन यही है, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे होंगे तो ये मोस्टली ओवल शेप का होता है, आपको दिख रहा होगा। ये चिमनीज हैं, चिमनी मूवेबल हैं, जहाँ से आपको जो गर्म हवा है या धुआं है निकालना है, मान लीजिए यहाँ से निकालना है तो ये चिमनी यहाँ पे फिक्स हो जाती हैं, ये मूवेबल है। इसमें हमारे पास 3 जोन होते हैं। एक तो यहाँ पे स्टोकिंग जोन हो गया पहला, मतलब यहाँ से आप कच्ची ईंटें डालते हो अंदर। फिर हमारे पास फायरिंग जोन हो गया जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और ये सबसे लास्ट में हमारे पास हो गया प्री हीटिंग जोन। अब क्या होता है कि या आपने, और इसमें क्या है, फ्यूल जो है हम ऊपर से डाल रहे होते हैं। फ्यूल क्या, कोल यूज़ करते हैं मोस्टली हम, है ना, और उससे उसको हम जहाँ पे हमको हीट फायर चाहिए होती है वहाँ पे, यहाँ पे होल्स होते हैं इसकी कवरिंग में, और उन होल्स में हम फीड करते रहते हैं कोल को। ज़्यादा चाहिए आग आपको, अगर बड़ा ज़्यादा अमाउंट में हीट चाहिए तो आप ज़्यादा कोल फीड करोगे, कम में चाहिए तो कम कोल फीड करोगे। और यहाँ पे हमने गेट्स दे रखे हैं, इन गेट से क्या होता है, कूल एयर एंटर करती है और वो यहाँ से जाते जाते कूल एयर यहाँ से जाती है, और ये जो हमने नया स्टैक डाला था अपना ब्रिक का, उसके थ्रू जाके यहाँ पे फायरिंग जोन में, अब आपको पता ही है फायर के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये जो यहाँ से ठंडी हवा एंटर की है वो यहाँ पे फायरिंग के कंबशन के लिए काम आती है। और कंबशन में मतलब क्या हुआ कि अब वो जो आपने कूल एयर डाली थी वो गर्म हो गई, और गर्म हो गई तो इसका मतलब है वो ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठेगी मतलब उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए,
तो हमने वो जो बाहर निकलने की जगह है वो प्री हीटिंग जोन में लगाई है वो चिमनीज। क्यों? हम क्या करते हैं, वो उस गर्म हवा का फिर से यूज करते हैं, इसलिए वो जो ईट है उनको प्री हीट करने के लिए। उससे क्या होता है कि आप थोड़े से एफिशिएंट हो जाते हो, आपने पहले से टेम्परेचर दे दिया तो आपकी थोड़ी बहुत इकोनॉमी सेव हो जाती है। ये मोटा मोटा प्रोसेस है इसका। बाकी आपको नाम पता होने चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से कॉमन किल्न अवेलेबल हैं। हॉफमैन क्या है? अच्छा, एक चीज और है, ये जो बुल ट्रेंच है, ट्रेंच का मतलब क्या होता है? ये ऐसे समझो बड़ी नालियां हैं या फिर आप कहो गड्ढे हैं। तो ये जो हमने जो ट्रेंचेस बनाई हैं ये नेचुरल सरफेस से नीचे बनती हैं। इसका ऐसा होने की वजह से इसका एक डिसएडवांटेज हो गया क्या, कि मॉनसून में ना इसमें ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, मतलब बारिश हुई तो ये पूरा भर जाता है क्योंकि नेचुरल सरफेस से नीचे है। तो अब इस वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा किल्न है ये मॉनसून में काम नहीं करता, आप ईट का जो प्रोडक्शन है वो मॉनसून में रुक जाता है। फिर हमारे पास है टनल किल्न, ये वेस्ट में काफ़ी फेमस है, मॉडर्न ऑटोमेटेड, सब खुद से हो रहा होता है इसमें, और हाई प्रोडक्शन रेट है क्योंकि ऑटोमेटेड है, मशीनरी बेस्ड है। तो खैर इंडिया में तो इतना पॉपुलर है नहीं। हमारे पास ये दोनों फेमस है और इसका मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे हम अपनी ईंटों की पकाई करते हैं, भट्टे कहते हैं इसको। फिर अभी जब मैंने आपको बताया था कि हमने जो पगिंग मिल में जो क्ले बनाई थी, उस क्ले में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कि एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया और एल्कलीज। इन सबको मिला के हमने वो क्ले का कंपोजिशन बनाया है जिससे हम फर्दर ब्रिक बनाते हैं। तो जो अगर आपने कुछ कंस्टिट्यूएंट यूज किया है तो उसका मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी तभी आपने यूज किया है, तो वो उसकी सिग्निफिकेंस या फिर फंक्शन क्या है वो हम पता करेंगे। सबसे पहले एल्यूमिना है हमारे पास। एल्यूमिना कितनी परसेंटेज, मान लीजिए आपको 100% आपकी क्ले है, उसमें से सॉरी जो क्ले मिक्सचर है वुड से, उसमें 20 से 30% जो है वो एल्यूमिना होता है। क्यों होता है, क्यों यूज करते हो आप एल्यूमिना? जो ब्रिक की प्लास्टिसिटी है, मतलब अगर आप बना रहे हो ब्रिक को, मोल्ड कर रहे हो, मोल्ड करने के लिए उसका प्लास्टिक इनफ होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने पाउडर फॉर्म में करा, पाउडर को ही मोल्ड में डाल दिया, तो क्या वो इकट्ठा, जब आप मोल्ड हटा देंगे तो वो इकट्ठा रह पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इसका मतलब वो प्लास्टिक इनफ है। तो यानी कि वो प्लास्टिसिटी लाने के लिए, वो अट्रैक्टिव फोर्स लाने के लिए पार्टिकल्स के बीच में हमें उसमें एल्यूमिना डालना पड़ता है, जिसकी परसेंटेज होती है 20 से 30%। देन सेकेंड कंस्टिट्यूएंट है हमारे पास सिलिका, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो होता है 50 से 60%। और जो मेजर स्ट्रेंथ ब्रिक की आती है वो इसी से आती है कि आपने कितनी सिलिका डाली है। अब आप सोचोगे कि अगर हमने सिलिका से स्ट्रेंथ आ रही है तो फिर हमने 50-60% क्यों लिया, 80% या 90% या टोटल ही सिलिका ले लेते। फिर अगेन अगर आप टोटल सिलिका ले लेते तो उसमें प्लास्टिसिटी नहीं रहती ना, वो आपस में बाइंड ही नहीं हो पाता। तो आपने 50-60% मैक्सिमम इसलिए लिया है कंस्टिट्यूएंट इसका, क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, श्रिंकेज बचाता है। श्रिंकेज क्या होता है? जब पानी इवापोरेट करेगा ना तो हमारी जो ब्रिक है वो सिकुड़ेगी। श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना। तो उसको रोकने के लिए भी सिलिका हेल्पफुल होता है, इसका फंक्शन है ये। क्रैकिंग को भी रोकता है और स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करता ही है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हमारे पास है लाइम। लाइम हमारे पास 5 to 10% अवेलेबल होता है एक क्ले मिक्स में, जो कि क्या काम करता है? एक्ट एज फ्लक्स, हेल्प सिलिका टू मेल्ट एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ। सिलिका टू मेल्ट मतलब ये कि जब आप इसकी पकाई करोगे ना तो उसमें क्या होता है, जब हीट के कांटेक्ट में आता है तो ये सिलिका बॉन्ड बनाती है और मेल्ट होती है और बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनके साथ बॉन्ड बना लेगी। वो जो मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन हुई तो इसके लिए आपको हीट की जो रिक्वायरमेंट है वो वहां से किल्न में मिल जाएगी,
लेकिन जो रिएक्टर है वो क्या है, वो लाइम है। अगर लाइम नहीं होगा तो वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ हमारा आता है आयरन ऑक्साइड, जो कि 5 to 7% होता है। जो ब्रिक में रेड कलर होता है वो इस आयरन ऑक्साइड की वजह से ही होता है, और इससे ब्रिक की हार्डनेस बढ़ती है। हार्डनेस मतलब उसकी सरफेस जो है, अगर आप उस पर स्क्रैच करोगे या किसी तरीके का आई वुड से इम्पैक्ट डालोगे तो वो उसको रेजिस्ट करेगा ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, और ये भी कुछ हद तक स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करती है। फिर आता है मैग्नीशियम, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होता है इसका, लेकिन ये भी श्रिंकेज रोकने के काम में आता है। वो जो थोड़ा आपको येलो टेक्सचर, येलो टिंट दिख रहा होता है, कलर दिख रहा होता है ब्रिक में, दैट इज ड्यू टू मैग्नीशियम। देन हमारे पास एल्कली है, और एल्कलीज तो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। ये भी फ्लक्स के जैसा काम करता है, सेम आपको मेल्टिंग के टाइम पे, बॉन्ड के टाइम बनाने के टाइम पे हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर एल्कलीज आपकी ज़्यादा हैं तो फिर ये आपका निगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डालती है, फ्लोरेसेंस हो जाता है ब्रिक में। हम ये चाहते नहीं है डालना, पर ये नेचुरली क्ले में होती ही है, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कोशिश करी जा सकती है रिड्यूस करने की, पर आप अवॉइड नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि जो ईंट है उस पर हमारे पास वाइट पाउडर फॉर्म में जो आ जाता है, वो दैट इज ड्यू टू द अल्कलीज। ये सारे कुछ हमारे पास 6 कंस्टिट्यूएंट है, उसकी परसेंटेज और सिग्निफिकेंस हमने पढ़ ली है। ये सब होना चाहिए एक ब्रिक क्ले मिक्स में। अब जो हमारे पास ब्रिक बन के आई है वो आपने कहाँ कहाँ पे यूज करनी है, ये डिपेंड करेगा कि वो ब्रिक कौन सी है। फर्स्ट क्लास ब्रिक है, सेकंड क्लास ब्रिक है, थर्ड क्लास ब्रिक है या फोर्थ क्लास ब्रिक है। और किन बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि वो फर्स्ट क्लास है या सेकंड है, वो है हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने दे रखी है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। देखो, जो सबसे पहले हमारी इम्पोर्टेंट, आप ब्रिक का यूज कर ही क्यों रहे हो, दीवारों के लिए दीवार क्या करेंगी, लोड बियर करेंगी। तो अगर वो लोड भी हमें पहले से पता है कि वो कितना लोड बियर कर पा रही है, तो मतलब है कि हमें उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता है पहले से। तो अगर कोई ब्रिक हमारी ऐसी है जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा ही आप उसके बराबर है, तब आप उसको फर्स्ट क्लास ब्रिक की कैटेगरी में रखोगे। सिमिलरली अगर 7 से 10.5 न्यूटन पर mm² की उसकी वो क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शो करती है, तब आप उसको सेकेंड क्लास ब्रिक में रखोगे। और अगर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 से 7 न्यूटन पर mm² के बीच में आती है, तब आप उसको थर्ड क्लास ब्रिक में रखोगे। और फोर्थ मतलब 3.5 न्यूटन पर mm² से अगर कम है, तब आप उसको फोर्थ क्लास ब्रिक में रखोगे। और इसको हम अपनी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर या इन जनरल भी स्ट्रक्चर में अधिकतर यूज नहीं करते हैं। आप इसको तोड़ के ग्रिट वगैरह में यूज कर सकते हो, बाकी कंस्ट्रक्शन यूनिट के जैसे यूज नहीं करते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे वो है वाटर एब्जॉर्प्शन। आपकी ब्रिक अगर अपने वेट के 20% से कम या 20% के बराबर पानी एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब है आपकी ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक है। सिमिलरली अगर वो 22% या उससे कम पानी एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो आपकी सेकेंड क्लास ब्रिक है। अगर 25% या उससे कम कर रही है, तो वो आपकी हो गई थर्ड क्लास ब्रिक। और अगर इससे ज़्यादा वो पानी आपका एब्जॉर्ब कर जा रही है, तो आपके लिए वो सुटेबल नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए, और उसको हम फोर्थ क्लास ब्रिक में रखेंगे, कैटेगरी में रखेंगे। शेप, फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो भाई यूनिफॉर्म होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। सेकेंड है थोड़ा बहुत यूनिफॉर्मिटी अगर इधर उधर जाती है तो चल जाएगा, स्लाइटली इरेगुलर चल जाएगी। और थर्ड क्लास ब्रिक इरेगुलर होती हैं, रफ होती हैं, मतलब उनकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, पॉलिश्ड उतनी होती नहीं है। और फोर्थ क्या है, डिस्टोर्टेड है। मान ली जब आप मोल्डिंग करते हो तो मोल्डिंग के बाद डीमोल्डिंग भी करते हो, मतलब वो सांचा हटाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है उसकी जो शेप है वो बिगड़ जाती है, तो वो कौन सी क्लास में आ जाएगा, फोर्थ क्लास ब्रिक में आ जाएगा। और हमारी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो एफ्लोरेसेंस
बिल्कुल भी शो नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत चल जाएगा, ऑलमोस्ट नील होना चाहिए। लाइट अगर शो कर रही है तो वो सेकेंड क्लास ब्रिक हो जाएगी, अगर मॉडरेट शो कर रही है तो थर्ड क्लास ब्रिक, और अगर बहुत ज़्यादा शो कर रही है तो फोर्थ क्लास ब्रिक है। देखो इसका रिलेशन है, अगर पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो एफलोरेसेंस बहुत ज़्यादा शो करेगी। फोर्थ क्लास ब्रिक बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती हैं, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा एफलोरेसेंस भी शो करेंगी। देन अगला प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि आप सुटेबिलिटी क्या है उसकी, मतलब फर्स्ट क्लास ब्रिक है, ऑब्वियसली आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, लोड बेयरिंग के लिए भी, आप पार्टीशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्लास ब्रिक कंपैरेटिवली महंगी होंगी तो ऐसी जगह पे यूज़ नहीं करेंगे इकोनॉमिकल बनाने के लिए। हाउएवर एक्सीलेंट सुटेबिलिटी है इसकी, आप जो सेकेंड क्लास ब्रिक है उसको, उसकी सुटेबिलिटी भी गुड है, आप ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हो जैसे अगर आपको कोई सरफेस, जो आपने वॉल बनाई है ब्रिक से, अगर आपको उसकी सरफेसिंग कर देनी है, मान लो प्लास्टर कर देना है, तो फिर उसकी शेप इतनी मैटर करती नहीं है, सेकेंड क्लास ब्रिक आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। थर्ड क्लास ब्रिक क्या है, इनकी सुटेबिलिटी पुअर है, आप फाउंडेशन में यूज़ कर सकते हो, नींव में यूज़ कर सकते हो, और फोर्थ क्लास ब्रिक तो आप यूज़ ना ही करो तो बेहतर है। पर आप ऐसी जगह पे, मान लीजिए आपको कहीं टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाना है तो आप यूज़ कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद वो वेस्ट हो जाएगी। फिर यूजेस में फर्स्ट क्लास ब्रिक, जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे जगह पे जहाँ पे लोड आ रहा है वहाँ पे सुटेबल है कि आप फर्स्ट क्लास ब्रिक ही यूज़ करें, तभी आपका जो स्ट्रक्चर है वो ड्यूरेबल रहेगा। या फिर एक्सपोज्ड वर्क जो है, एक्सपोज्ड टू व्हाट, विंड, रेन, टेम्परेचर, ऐसी जगह पे अगर आपका जो वर्क है वो एक्सपोज्ड है इन चीज़ों के, तो आप वहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज़ करेंगे। सेकेंड क्लास ब्रिक मैंने अभी बता दिया, प्लास्टर्ड मैसनरी, ऐसी दीवार जिस पे बाद में अल्टीमेटली प्लास्टर हो ही जाना है, तो आप वहाँ पे सेकेंड क्लास ब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारे पास थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। थर्ड क्लास में आप टेम्परेरी स्ट्रक्चर कहीं पे बनाना है आपको, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो आपको कोई स्लेब डालनी है, मान लीजिए किचन स्लेब डालनी है, तो कई बार हमारे पास क्या होता है कि फॉर्म वर्क अवेलेबल नहीं होता, तो हम वहाँ पे ब्रिक्स को ही खड़ा करके उसको सपोर्ट दे देते हैं, तो वो क्या है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर हुआ। आप वहाँ पे ऐसी थर्ड क्लास ब्रिक यूज़ कर सकते हो, आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा, और वो थर्ड क्लास ब्रिक बाद में आप ऐसी जगह पे यूज़ कर लो कि मान लीजिए फ्लोरिंग करेंगे, तो फ्लोरिंग में नीचे आप ब्रिक को तोड़ के एज ग्रिट यूज़ करते हो तो वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। देन फोर्थ क्लास ब्रिक, झामा ब्रिक भी कहते हैं इसको, आप इनको एग्रीगेट के लिए या फिर जो रोड वर्क में यूज़ कर सकते हो। ऐसी जगह जहाँ पे लोड आएगा वहाँ पे हम फोर्थ क्लास ब्रिक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी वो बर्न्ड क्ले ब्रिक की थी, मतलब वो क्ले ब्रिक्स जिनकी हमने पकाई कर ली है, क्लिन में हमने उनको हीट कर लिया है, उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन हुई। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा क्लासिफिकेशन। और फिर अब हम चलते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टेस्ट ऑन ब्रिक। टेस्ट, अभी जैसे मैंने आपको ये जो हमने क्लासिफिकेशन शो की है, मैंने आपको, हमने क्लासिफाई किया है ब्रिक को, तो वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुझे कैसे पता चली कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 से ज़्यादा होनी चाहिए या 3.5 से कम है तो ये फोर्थ क्लास ब्रिक हुई, कैसे पता चली? वो हमने क्या किया, हमने लैब टेस्टिंग की है ब्रिक की। अलग अलग प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेस्ट अवेलेबल हैं, दैट आई विल डिस्कस। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, जो कि है जिससे हम क्या पता करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करते हैं, जो अल्टीमेटली हमें ये बताता है कि ये ब्रिक हमारी कितना लोड बियर कर सकती है। हमारे पास लैब में मशीन होती है, आई होप ये आप लैब वर्क में पढ़ेंगे, पर थ्योरी में भी मैं बता ही देती हूँ, लेबोरेटरी में आप परफॉर्म भी करेंगे इसको। जो आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट है वो आपकी ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है। हमारे पास टेस्टिंग मशीन होती है, एक्चुअली में ये आई विल शो यू लाइक
हमारे पास एक मशीन होती है जिसमें ये 2 फेसेस होते हैं या फिर जॉ होते हैं। अब आप क्या करते हो, इस पे अपनी ब्रिक को प्लेस करते हो और ये जो मशीन होती है ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन है। और आपने क्या किया, आपने बस पावर बटन ऑन करना होता है और इसकी एक फिक्स्ड अमाउंट से ये लोडिंग करना शुरू करती है। और यहाँ पे एक डायल गेज होता है जिसमें वो लोडिंग शो हो रही होती है। तो अब धीरे धीरे ये जो क्या करता है, इस पे यहाँ पे आपको जो हमारी ब्रिक है वहां पे लोड प्रेशर इंक्रीज कर रहा होता है। और इंक्रीज करते टाइम ये जो हमारी निडल है इस गेज की वो डिफ्लेक्ट करती रहती है। और एक टाइम के बाद आप देखोगे कि ये जो ब्रिक है वो ब्रेक हो जाती है। लोड जैसे जैसे आप बढ़ाओगे एक लोड पे आके ये ब्रिक हमारी ब्रेकआउट हो जाएगी। और वो जिस लोड पे आके ब्रेकआउट हुई है वो आपको इस डायल गेज में दिख जाता है। वो रीडिंग आप पढ़ लोगे और वो रीडिंग आपको डायरेक्टली बताती है कि ये मान लीजिए 10 आई तो 10 मान लीजिए 10 आई तो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आप कह दोगे कि ये डायरेक्टली इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब जब इसको लैब में परफॉर्म करोगे तो आपको क्लियर आइडिया होगा। बस बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया। और देन हमारे पास क्या है, सेकेंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या है, आपने क्या करना है, आपको जो जिस ब्रिक पे टेस्ट परफॉर्म करना है उसके आप सैंपल 3 ब्रिक लोगे या 5 लोगे अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से। 3 और 5 का ही हमें वैसे कोड ने सजेस्ट किया हुआ है। तो मान लीजिए आपने 3 ब्रिक ली हैं और उनको आप क्या करोगे, पानी में, एक साफ पानी में इमर्ज, पहले सबसे पहले आप उसका वेट करोगे ड्राई ब्रिक का और उस वेट को नोट डाउन कर लोगे। उसके बाद आप उस ब्रिक को एक साफ पानी में 24 आवर्स के लिए इमर्ज कर दोगे, पानी में डुबो के रखोगे। अगले दिन आप आओगे और अगले दिन आने के बाद आप क्या करोगे, उस ब्रिक को पानी में से, मतलब मान लीजिए आपने आज 3 बजे 3 PM पे आपने उस ब्रिक को इमर्ज करके रखा है पानी में, तो कल अगले दिन 3 बजे आके आप उस पानी में से ब्रिक को निकालोगे। उसकी सरफेस पे जितना पानी है उसको किसी कपड़े से साफ करके और उसको फिर से वेट करोगे। तो आप देखोगे कि जो वो ब्रिक है उसके वेट में इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो वो जो इंक्रीज्ड वेट है वो कुछ नहीं है, आपका जितना पानी एब्जॉर्ब हुआ है वो उसका एब्जॉर्ब वेट, वाटर का वेट आ जाता है। इससे आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हो कि हमने इतना पानी इतनी परसेंट बाई, मतलब क्या करोगे आप, मान लीजिए ये तो बहुत 10 पॉइंट तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 किलो की ब्रिक भी नहीं होती अब तो। खैर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 3.1 समथिंग आया या 3.05 आया और इनिशियल वेट था हमारे पास 3.00। आप उसको इनिशियल वेट से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी ये आपको बता देगी कि आपकी वाटर इतना अब्सॉर्ब हुआ है। और इसी के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि जो हमारी ब्रिक अगर 25% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन उसने शो किया है, इसका मतलब है कि हमारी जो ब्रिक है वो 4th क्लास ब्रिक है और सुटेबल नहीं है। देन थर्ड होता है हमारा हार्डनेस टेस्ट। इसकी भी मशीन होती है और इससे हम क्या, आप साइट पे कैसे टेस्ट करोगे हार्डनेस का, आप क्या करोगे, एक ब्रिक लोगे और अपने बेयर हैंड से उसे स्क्रैच करने की कोशिश करोगे नेल से। अगर इजीली स्क्रैच आउट हो जा रहा है, मतलब उसकी सरफेस पे इंडेंटेशंस बन गए हैं या फिर मतलब आपने जब अपने नेल से उस पर स्क्रैच किया तो स्क्रैच मार्क आ गए, इसका मतलब ये है कि वो आपकी 3rd क्लास या 4th क्लास ब्रिक है। 1st और 2nd क्लास ब्रिक में उतनी आसानी से स्क्रैच मार्क आने नहीं चाहिए और ये आपकी हार्डनेस शो करता है। फिर आप क्या करोगे, रिंगिंग साउंड टेस्ट, मतलब कि आपने 2 ब्रिक अपने हाथ में लिए और आप उसको जब टकराओगे तो आपको उसके में से एक क्लियर रिंगिंग साउंड सुनाई देनी चाहिए, टन से आवाज आनी चाहिए। अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी ये 1st क्लास ब्रिक है।
अगर वो ब्लंट है आवाज़, मतलब कि जैसे कि आप मेटल्स में जैसे देखते होंगे, अगर आप वुड को टकराओगे और दो मेटल को टकराओगे तो जो साउंड में डिफरेंस है वो उससे आप रिलेट करो कि अगर मेटल वाला साउंड आ रहा है, रिंगिंग साउंड आ रहा है, तब वो फर्स्ट क्लास ब्रिक या सेकंड क्लास ब्रिक होगी। अगर वो जो साउंड आई वो बहुत फ्लैट है तो वो आप उसको थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास ब्रिक में रखोगे। फिर एफ्लोरेसेंस टेस्ट सेम वही है कि आपने उसको पानी में डुबो के रखा एक दिन के लिए, 24 आवर्स के लिए, बाहर निकाला और उसको छोड़ दिया एक दिन और के लिए। अगर उसकी सरफेस पे वाइट पैचेस आपको देखने को मिले या फिर पाउडर फॉर्म देखने को मिली, इसका मतलब ये है कि जो हमने क्ले यूज की थी उसके अंदर एल्कलीज थी और ये जो हमारी ब्रिक है ये पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो उन एल्कलीज ने रिएक्शन करके क्या किया कि जो हमारी ब्रिक है उसकी सरफेस पे बाहर आके पैचेस बना दिए, वाइट पैचेस। और अगर वो दिख रहे हैं इसका मतलब आपकी जो ब्रिक है वो थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास ब्रिक है। और अगर नहीं दिख रहे हैं या बहुत ही मिनिमल अमाउंट के, निल है ऑलमोस्ट, तब वो फर्स्ट क्लास है। और बहुत थोड़े दिख रहे हैं तो इसका मतलब है सेकेंड क्लास ब्रिक है। कलर टेस्ट रेडिश ब्राउन यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए एक अच्छी ब्रिक का। अगर वो येलो ज़्यादा दिखा रही है इसका मतलब है मैग्नीशिया बहुत ज़्यादा है उसमें और वो उतना लोड बियर नहीं कर पाएगी। एक अच्छी लोड बियरिंग गुड ब्रिक जो है वो रेडिश ब्राउन यूनिफॉर्म कलर शो करती है थ्रू आउट द ब्रिक। फिर 7th हमारा जो टेस्ट है वो है शेप एंड साइज। ये आप मैनुअली ऐसे ही फिजिकली आप देख के पता कर सकते हो कि जो हमारी ब्रिक है उसकी शेप कैसी है, कि वो यूनिफॉर्म होने, जैसे कि क्यूब शेप होती है ना, तो जो शेप है दैट शुड, उसकी एजेस यूनिफॉर्म होनी चाहिए बिल्कुल। और जो कॉर्नर्स होते हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इससे आप इसकी शेप का आइडिया लगा सकते हो, वो तो आप नॉर्मली देख के भी पता कर सकते हो। साइज का टेस्ट क्या है, मेजर करके कर सकते हो आप। साइज क्या मैंने बताया था, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर और 10 mm का आप प्लस माइनस टॉलरेंस लेके चल सकते हो लेंथ में। और इस बेसिस पे आप पता कर लोगे। अगर जितनी ज़्यादा क्लोज होगी आपकी जो आपने BIS ने हमें साइज बता रखा है दैट इज 19 × 9 × 9, स्टैंडर्ड साइज के जितना क्लोज होगी उतनी हमारी जो ब्रिक है वो अच्छी है, दैट इज फर्स्ट क्लास ब्रिक है। जितना ज़्यादा साइज में डिफरेंस होता चला जाएगा आप उसकी क्लास को कम करते चले जाएंगे। तो ये कुछ टेस्ट थे ब्रिक के, और इसके साथ में हमारा जो ब्रिक का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और आज की लेक्चर का भी कंटेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कवर करने की ब्लॉक्स एज बिल्डिंग मटेरियल। और ये तो छोटा टॉपिक है पर और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ब्लॉक्स आप एस्थेटिकली बहुत यूज़ करते हो। मान लीजिए आप किसी आर्किटेक्चर फर्म में जाएंगे तो वहाँ पे ब्रिक से ज़्यादा आपको ब्लॉक का यूज़ करने को मिलेगा। और फिर जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है सीमेंट, अपने आप में बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। तो वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट लेक्चर एंड थैंक you so much. That was all about today. Thank you.